क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं आप सभी, तो इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल्स हमने खूब मेहनत करके एनालाइज करके दोस्तों सेट बना दिया है, और उसी सेट के सवाल हम आपको कराने वाले, चाहे 2024 का हो। ये तो हल्के में मत लीजिएगा, आपने चाहे कितना ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, लेकिन इस कंपलसरी वीडियो को जरूर देखिएगा। जो क्वेश्चन है ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर सॉल्व करना है। और ज्यादातर न्यूमेरिकल में दिक्कत मालूम है कहाँ होती है? आप सभी स्टूडेंट हैं, हमने भी दोस्तों काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। बता दें आपको, तो मैंने भी 1 से 2 साल जेई का तैयारी किया था, और आप सभी जानते हो जेई में तो न्यूमेरिकल ही आते हैं, तो हज़ारों न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व किए हैं। तो उसमें ज़्यादा दिक्कत कहाँ आता है पता है? कैलकुलेशंस में दोस्तों दिक्कत होते हैं। तो हर एक कैलकुलेशन को हमने आपको स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप एक एक कैलकुलेशन को सॉल्व करना सिखाया है, ठीक है। एंड अगला पॉइंट ये होता है दोस्तों फॉर्मूला। कभी कभी होता है कॉन्सेप्ट तो पता है लेकिन फॉर्मूले नहीं याद आ रहे हैं जिससे सवाल सॉल्व कर ले। तो आपको इस चैप्टर के हम बताएंगे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जो पढ़ लिया आप सभी ने, तो बस उन्हीं पे ही सवाल पूरे घूमते हैं हर एक साल, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बनी है पूरे इंपॉर्टेंट पूरे कंटेंट के साथ। सो इस वीडियो को फायदा जरूर उठाइएगा, और पसंद आए मेहनत के लिए वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, एंड दोस्त मित्रों को शेयर करना ना भूलें, जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए हाथ में कॉपी पेन लेकर इस वीडियो के हर एक सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला आपका है, करंट क्या होता है भाई? विद्युत धारा किसके बराबर होती है? आप सभी जानते हैं, आवेश प्रभाव बटे में समय, बेसिक फॉर्मूला। एंड इस चैप्टर में हमने देखा था कि यार ये करंट अगर खोल कर लिखे तो ये आपका NAVD के भी बराबर होता है, जहां पर एक एक चीज आपको पता होना चाहिए। है ना? क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है एकांक आयतन में, इलेक्ट्रॉन घनत्व बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड जो ए होता है ये आप सभी जानते हो क्षेत्रफल होता है अनुप्रस्थ काट का, ये जो आपका चालक बनता है, तो इसमें ये जो क्षेत्रफल होता है इसको बोलते हैं हम ए। समझ गए आप सभी? एंड जो VD आपका होता है ये बताइए, ये आप जानते होंगे, ये होता है वेग इलेक्ट्रॉनों का, जिसको हम बोलते हैं अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। चलिए, एंड जो E होता है दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो यही E का मान होता है। समझ गए? आइए आपको एक ट्रिक बता दें, ज़्यादा लोगों को नहीं बताते, चलिए आपको बताते हैं दोस्तों इस फॉर्मूले को याद करने का ट्रिक ये है, I बराबर नावेद E। बस I बराबर नावेद E, फॉर्मूला छुपाइए, अब लिखते हैं हम यहाँ पर I बराबर नावेद E। तो यहाँ लिखेंगे I बराबर नावेद E, मतलब कि NA ना, फिर ये हो गया वेद, VD वेद, और E, यही फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला है ना। चलिए आपको याद हो गया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था हमारा पहला। देखिए यही आपका दोस्तों नींव होता है मंजिल खड़ा करने से पहले, इसको आप समझिए फॉर्मूले जो आपको बता रहे हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपना सेकेंड फॉर्मूला, एंड इसी में ही आपको एक और फॉर्मूला बता देते हैं, जो बेसिक फॉर्मूला है, मुझे पता है आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं 1% लोगों के लिए। करंट ये है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। एंड एक ओम का भी नियम होता है, ओम का नियम, जो कि कहते हैं V बराबर होता है IR। एंड जो R होता है आपका प्रतिरोध, R आपका प्रतिरोध होता है, और यही प्रतिरोध का मान होता है ρL/A। यानी कि अगर कोई चालक है इस तरीके से, तो उसकी लंबाई L हो गई, क्षेत्रफल ये A हो गया, ठीक है। एंड रो आपका क्या होता है? इसका विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो ये सब क्लास 10th में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन आपको बता देते हैं रिवीजन के तौर पे। चलिए सेकंड फॉर्मूला पे आते हैं, जो कि चुटुर मुटुर फॉर्मूलेस हैं आपके सेकंड में हम ले रहे हैं, चुटुर मुटुर छोटे मोटे, जैसे धारा घनत्व का फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। 1-2 नंबर में सवाल आता है, परिभाषा आता है, विधि सूत्र मात्रक पूछा जाता है, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा भी दिया है, कवर भी कर दिया है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों करंट बटे में क्षेत्रफल। विद्युत धारा कितने क्षेत्रफल में से गुजर रही है वही आता होता है धारा घनत्व। एंड एक और चुटुर मुटुर फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं गतिशीलता, गतिशीलता। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों VD बटे में E। ओके, परिभाषा यहीं से आता है कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या कहलाता है? गतिशीलता कहलाती है। सिंपल, ओके। आइए अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने फॉर्मूले नंबर 3 की ओर। वो फॉर्मूला है आपका दोस्तों प्रतिरोधो
प्रतिरोध पर, ये आर क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, ये बिल्कुल दोस्तों आपका संधारित्र के उल्टा होता है। धारिताओं का संयोजन आप देख पढ़े थे ना, उसका उल्टा होता है प्रतिरोधों का संयोजन। जैसे देखिए, अगर आपके सामने इस तरीके से दो प्रतिरोध हैं, ये R1 है, ये R2 है, और दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। पहली बात तो देखने में लग रहा है ये श्रेणी क्रम में है, एक के बाद एक है, आपका श्रेणी क्रम में है हमारे। ठीक है, तो इसका हम तुल्य कैसे निकालेंगे? देखिए, तुल्य आप क्या करोगे दोस्तों, अगर ये धारिता होती तो आप क्या करते, दोनों का गुणा करते, बटे में दोनों का योग से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, उल्टा हो जाएगा। आपको जोड़ना है, दोनों को बस जोड़ देना है, तुल्य आ जाएगा। इस केस में ऐसा होता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपकी श्रेणी क्रम में ना होकर समांतर क्रम में है, मतलब कि इन्हीं दो बिंदु के बीच में दोस्तों हमने दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ दिया है, मान लीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये मान लीजिए। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। आपको निकालना है R तुल्य। तो आप कैसे निकालोगे? आप देखिए, इस तरीके से निकालोगे। आप लिखोगे 1 में R तुल्य बराबर करोगे 1 में R1 प्लस 1 में ये दूसरा वाला प्लस 1 में ये तीसरा वाला। एंड इसी तरह अगर आपका और लिखा होगा बटे बटे में, तो और इस तरह लिखते जाना है आपको। ठीक है, आइए हम आपको 2 का एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। ठीक है, 2 का एग्जाम्पल लेते हैं। R3 को हटा देते हैं, R3 को हटा दिया, यहाँ से भी R3 को हटाते हैं। अब R तुल्य निकालेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से आपका R तुल्य जो आता है वो याद रखिएगा, दोनों का गुणनफल ऊपर हो जाएगा एंड बटे में दोनों का योगफल हो जाएगा। ठीक है, जस्ट धारिता में जो यहाँ होता था प्रतिरोध में वो यहाँ हो रहा है, यही आपको याद करना है, उल्टा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं संयोजन से संबंधित, जो हमने आपको लिखवाए हैं, और ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स ये आने का। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ेंगे तीसरे के बाद चौथा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला, वैसे तो चौथा जो फॉर्मूला है वह है आंतरिक प्रतिरोध से संबंधित। जैसे कुछ इस प्रकार सर्किट है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, बाह्य प्रतिरोध है। एंड यहाँ पर हमने दोस्तों सेल एक जोड़ा है जिसका ये स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, और ये बाहर प्रतिरोध है R। तो कभी कभी निकालना पड़ जाता है इनके बीच के सिरों का दोस्तों विभवांतर क्या है, A और बीच के विभवांतर क्या है। तो कैसे निकल कर आता है ये, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। इस पे सवाल अभी 2024 में 2 फंसे हुए हैं। ठीक है, जो कि हम आपको कराएंगे भी, डोंट वरी। इस सेल का जो विभव है मान लीजिए E है, तो कैसे आएगा, इन दोनों के बिंदु के बीच का विभवांतर ये आपका बराबर हो जाएगा E माइनस का करेंट इंटू में ये स्मॉल r। इसमें जो करंट बह रहा है वो I है, और ये स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है सेल का। तो इस फॉर्मूले से आपका आता है ये इम्पॉर्टेंट भाई, चल जा, क्यों रुक रहा है, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, खटाखट यही आपके फॉर्मूले हैं जो आपको देखने हैं। एंड जो आपका किरचॉफ का नियम है उस पर फॉर्मूला ही नहीं है, वो तो कॉन्सेप्ट है जिसको बस आपको फील करना है, जिसको हमने करा भी दिया है। वीडियो आप सर्च करिएगा किरचॉफ का नियम एजुकेशन शास्त्र, आपको बहुत ही बेस्ट वीडियो उस पर हमने बनाई थी किरचॉफ के नियम से। दोनों नियम को अच्छे तरीके से फील किया था, जो कहना चाह रहे उसको दिल में उतारने की कोशिश की थी, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, एंड जब सवाल आएंगे तो उस पर हम उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी के लिए इन्हीं दोस्तों आप फॉर्मूले को अच्छे तरीके से देख लीजिए, देख लिया ना, नोट भी कर लीजिए। एंड अब तो हाथ में खुजली स्टार्ट हो गई होगी आपके, तो तुरंत अपनी तलवार उठाइए, अपना पेन कॉपी, अपना नोटबुक, और एक एक सवाल को साथ मिलकर चलिए सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे आज के इस वीडियो का है, जो कि इजी क्वेश्चन है, सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है, उसके बाद आपको 2024 का बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे, आप देखिएगा वो वाला सवाल। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन तो आइए फटाफट उड़ा देते हैं। क्वेश्चन है आपका कि एक चालक में 6.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन 8 × 10⁻24 प्रति मीटर क्यूब, ओके, वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। मिमी मतलब कि मिलीमीटर का स्क्वायर है, तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन
वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अनुगमन वेग से संबंधित क्वेश्चन है आपका ये। कहीं तो कहीं गेम जरूर खेलेगा ये क्वेश्चन, इतना आसान भी नहीं होता है। क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिया है वो हमें दिया है कि एक चालक है जिसमें इतना एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स कि ये आपका एक तार है, तार जिसमें से करंट जा रहा है, यही आपका चालक है। ओके, अब इस चालक में जो करंट प्रभावित हो रहा है दोस्तों, करंट विद्युत धारा, वो हमें दिया हुआ है। तो लिखेंगे हम दिया है कि जो विद्युत धारा है चालक में प्रभावित, विद्युत धारा स्टूडेंट्स आई, ये कितना है 6.4 है, 6.4 एम्पियर। एंड जो स्टूडेंट्स चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है पर मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब का मतलब ये है ना इलेक्ट्रॉन घनत्व है ये। ओके, इलेक्ट्रॉन इतने हैं प्रति मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब क्या बताता है, आयतन बताता है, और एकांक प्रति मतलब कि एकांक आयतन में दोस्तों इलेक्ट्रॉन इतने, वही तो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे में आयतन। तो ये आप समझ लेना, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रति मीटर क्यूब लिखा हो वो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इलेक्ट्रॉन घनत्व आपको दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घनत्व दिया है, उसको भी लिख देते हैं हम सभी, जिसको n से दिखाते हैं ना हम सभी, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व n से दिखाते हैं, जो कि है कितना 8 × 10 के पावर 24 क्लियर प्रति मीटर क्यूब। एंड उसके बाद और कुछ दिया है आपको, देखो क्षेत्रफल दिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एक माइंड में आपके सवाल आता होगा ना कि सर क्षेत्रफल क्यों नहीं बोलता है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्यों बोलता है। देखिए अनुप्रस्थ काट का मतलब ये है ना कि इसके ऊपरी भाग वाला जो है ना, जो आपको सीधे दिखेगा वो वाला जो भाग है उसका क्षेत्रफल है ये। अनुप्रस्थ बोलते हैं दोस्तों, अनुप्रस्थ क्षेत्र ये होता है और इसका क्षेत्रफल है होता है। अगर आप केवल क्षेत्रफल बोलेगा तो क्षेत्रफल तो ये भी हो सकता है, तार के चारों तरफ का भी तो क्षेत्रफल होता है, लेकिन अनुप्रस्थ का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वो क्षेत्रफल आपको देता है, इसका मतलब यही होता है। तो एरिया जो है आपका सिंपली जो कि है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ओके, ये आपको दिया है कितना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 1 मिलीमीटर का स्क्वायर है, ये 1 मिलीमीटर का स्क्वायर है। अब इसको यहाँ पर गेम कर दिया है, अब ये मिलीमीटर का स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा एसआई यूनिट में। आइए बदलते हैं। हम सभी जानते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर के। ठीक है, अब ये मिलीमीटर का स्क्वायर है ना, तो 1 मिलीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 10 की पावर, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 के घाते -6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपका लिखा जाएगा 1 × 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बदला जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, याद नहीं करना है कि 10 की पावर -6 से गुणा करेंगे तो मिलीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में बदलेगा, नहीं। आपको बस ये पता है ना कि 1 मिलीमीटर में 10 के घाते -3 मीटर होता है, तो स्क्वायर कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर होगा, ये आपका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे गेम खेला गया है, ध्यान दीजिएगा, समझ गए। अब आइए, हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। चलिए अनुगमन वेग कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध वाला, वही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर विद्युत धारा दिया है, हमें इलेक्ट्रॉन घनत्व दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो वही फॉर्मूला लगेगा I बराबर नावेद E, जो हमने आपको याद किया था ट्रिक से। हम जानते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे हम जानते हैं, हमने रटा नहीं है, हमने सीखा है कि एक फॉर्मूला होता है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध का, जो कि बताता है इस प्रकार कि I बराबर होता है वेद E, ये होता है फॉर्मूला ना। तो बस सब कुछ यहाँ रख दीजिए। VD आपको चाहिए ना, यहाँ से VD आपको चाहिए ना, तो VD बराबर क्या हो जाएगा, I बटे में सब कुछ कर दीजिए, E भी आपका बटे में आ जाएगा, A भी आपका बटे में आ जाएगा, N भी आपका बटे में आ जाएगा, बस आपको VD यहाँ से मिल जाने वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर सब कुछ मान रखते हैं। करंट आपका कितना है, 6.4 है, 6.4। एंड इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19। ये स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था फॉर्मूले में, याद करिए।
तो वही रखिए 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19। ओके, एंड ए आपका हमने लिखा है ना 10 के खाते माइनस 6, ये हमने रखा। गुणे में एन इलेक्ट्रॉन की संख्या, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है, जो कितना है 8 गुणे 10 की पावर 24। तो यहाँ लिखेंगे 8 गुणे 10 के पावर 24। अब देखिए यहाँ से VD को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बढ़िया से सॉल्व करना है, घबराना नहीं है आपको एकदम भी। हाँ, तो यहाँ से देखिए 16 चौका 64 गया, 4 दूनी 8 गया, तो बचा क्या दोस्तों, 10 की घातें हैं ढेर सारी, और एक हमारा संख्या बचा है बटे में 2, तो बटे में पहले 2 लिख दीजिए, ठीक है। और 10 की घातों को क्या करिए, नीचे है नीचे है नीचे, सबको ऊपर ले आइए, सबको ऊपर लेते आइए, बस चिन्ह क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। 10 की घाते -19 से ऊपर आएगा, 10 की घाते प्लस का 19 हो जाएगा। गौर करें, 10 की घाते -6 ऊपर आएगा, 10 की घाते प्लस का 6 हो जाएगा, एंड यहाँ पर प्लस का 24 से ऊपर आएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। सबको एक साथ और ऊपर ला दिया, चिन्ह बदल गया उल्टा, ठीक है। ये आप सभी जानते हैं कैलकुलेशंस में। इसी को सॉल्व कर दीजिए जरा, तो 1/2 आपका हो गया 0.5, एंड 10 के घाते 19 और 6 कितना हुआ 25, 25 में से 24 क्या कितना बच्चा 1, यानी कि 10 के घाते 1 है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 10 ही है, और 0.5 में 10 का गुणा करोगे तो आपका 5 आ जाएगा, और ये 5 क्या है, अनुगमन वेग है हमारा। आ गया आंसर, अनुगमन वेग मीटर प्रति सेकंड में लिखाएगा ना, वेग है ना, तो वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, दैट्स सॉल्व इट। चलिए, तो आई होप आपने सीखा होगा इस सवाल में कि कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, ताकि एग्जाम नंबर नहीं काटे, देख कर ही खुश हो जाए। एंड कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी बता दिया। 10 की घातों को हमेशा एक ऊपर लेकर आने की कोशिश करें, और एक जगह घातों को जोड़ दें, घटा दे, जो भी हो रहा है, ठीक है। एंड संख्या जो भी है, पॉइंट में हो, दशमलव में हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, उसको एक तरफ करें। जैसे संख्या को एक तरफ हमने कर दिया काट कूट कर, और घातों को एक तरफ कर दिया, फिर सॉल्व किया, आंसर आ गया आसान तरीके से। कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन हो रहा है कि कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं ना, बस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था, हमने आपको कराया, इस तरह के सवाल आगे आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। चलिए, अब हमने कहा था 2024 क्वेश्चन कराएंगे, वो भी अनुगमन वेग से संबंधित है, लेकिन उसमें बस एक लेवल अप है, देखते हैं। तो जी हाँ, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं जो 2024 में पूछा गया है, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस एक लेवल अप हो गया है, बस आसानी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए, इसमें तो बस मात्रक का भी कोई टेंशन नहीं, सब कुछ आपका ऐसा ही मात्रक में दिया है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कि दूसरा क्वेश्चन है कि किसी चालक तार की लंबाई है 3 मीटर तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, सीधे सीधे बोल दिया है क्या, इलेक्ट्रॉन घनत्व इतना है। चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉनों को अपवाह करने में कितना समय लगेगा। ये जो लाइन है ना, देखिए यही लाइनों में आपका सवाल पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया ये पता होना चाहिए सबसे पहले। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है ना कि चालक के एक सिरे से, पहले चालक बना देते हैं भाई, टेंशन ही खत्म हो जाए। ये समझ लीजिए हमारा चालक है, ठीक है, ये चालक है हमारा, चालक जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके दौड़ते हैं, करंट बनता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले किसी वेग से, और यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जब पहुँचेंगे दोस्तों तो कितना समय लगेगा, वही समय दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। और आपको जानकारी देखो इतना आपको दी है, आइए सारी जानकारी को पढ़ पढ़ के लिख देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन शुरू हो चुका है, बस जानकारी को लिखना है, उसके बाद कैसे ये समय निकलेगा वो हम माइंड लगाएंगे, ठीक है। चलिए, चालक लंबाई कितनी है, चालक तार की लंबाई, ये जो चालक तार है इसकी लंबाई दी है हमें कितना, 3 मीटर है ना, 3 मीटर हमने लिख दिया। स्टूडेंट्स, चालक की लंबाई पहले दिया है हमें, लिखते अच्छे तरीके से कि दिया है स्टूडेंट्स चालक की लंबाई, चालक की लंबाई कितनी है, 3 मीटर है। एंड इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है दोस्तों, इतना दिया है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बोले तो n का मान कितना है, 8.5 इंटू 10 के पावर 28 प्रति मीटर क्यूब। चलिए आगे हमें सवाल पूछ दिया था कि इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। एंड और क्या जानकारी हमें दिया है स्टूडेंट्स, यदि चालक में प्रभावित धारा
कितनी है, 3 एम्पियर है। करंट आपको दिया है, करंट कितना है, 3 एम्पियर है। आई आपका 3 एम्पियर हो गया। एंड अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अच्छा ये जो एरिया है ना, ये एरिया भी आपको दिया है, तो एरिया को ए से लिख देते हैं। जगह थोड़ा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एरिया हम शॉर्ट में ए लिख दे रहे हैं। आप लिखिएगा अच्छी तरीके से कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है आपका, क्योंकि आपके पेज तो भाई कई पेज हो गए एग्जाम में, सब भरना है, अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है। मात्रक को भी ध्यान देना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सब ऐसा ही मात्रक में है। अब हम माइंड लगाना है हमें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जब आएंगे ना तो समय कितना लगेगा, ये कैसे आएगा भाई, समय कैसे आएगा। इलेक्ट्रॉनों का वेग है, वो कौन सा वेग होता है, इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होता है, अनुगमन वेग से ही ना इलेक्ट्रॉन दोस्तों दौड़ते हैं। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉनों का वेग आपका अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों के पास कौन सा वेग है, अनुगमन वेग है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो कितनी दूरी तय करेंगे, वेग तो पता चल गया, दूरी कितनी तय करेंगे दोस्तों, ये चालक तार की लंबाई तय करेंगे जो कि है 3 मीटर। अच्छा वेग है ये, दूरी है ये, तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपका समय क्या मिल जाएगा, समय क्या होता है स्टूडेंट्स, समय होता है दूरी बटे वेग, दूरी बटे वेग। ये फॉर्मूला क्लास 8 में ही आपने देखा था, मैथ्स में भी देखा था, फिजिक्स में भी ये फॉर्मूला देखा था कि अगर वेग v है, दूरी इतनी तय किया है, तो समय इस तरह से आता है, दूरी बटे वेग से, ठीक है। बस समय क्या हो जाएगा, दूरी है 3 मीटर, वेग है आपका अनुगमन वेग vt, यही फॉर्मूला आपका लगेगा एंड समय मिल जाएगा आपको, ठीक है। बस अब हमारा मकसद वहीं पर आके टिक गया कि ये vd हमें निकालना है। अब ये vd हमें फाइंड करना है, मतलब कि अनुगमन वेग हमें निकालना है, जिस तरह पहले क्वेश्चन में हमने निकाला था। निकाल नहीं लेंगे स्टूडेंट्स, निकाल नहीं लेंगे, जो कि हमने एक मंत्र पढ़ा था इस चैप्टर में, जो कि हम जानते हुआ मंत्र, हम जानते हैं कि I बराबर होता है ना वेद ई, ठीक है। तो यहाँ से वेद हमें निकालना है ना, मतलब कि अनुगमन वेग, तो ये तो हो जाएगा I बटे में ना, एंड ई भी आ जाएगा बटे में, तो आपका VD आपको मिल जाएगा इस फॉर्मूले से, जो कि पहले क्वेश्चन में भी हमने लगाया था। सब कुछ बस रख देना है, सब कुछ हमने लिख भी दिया है, जो सब दिया है स्टूडेंट, सब बस यहाँ पर रखना है, तो आपको VD तुरंत आएगा मिलकर आंसर आपका, ठीक है। जो कि यहाँ पर करंट है 3 एम्पियर रख दिया हमने। इलेक्ट्रॉन घनत्व n है, दिया है सवाल में, रखते हैं 8.5 × 10⁻28 है, रख दिया। एंड क्षेत्रफल को भी रख देते हैं, कितना है, 2 × 10⁻6, 2 × 10⁻6, और कुछ भी है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, जिस तरीका हमने बताया उसी तरीके से सॉल्व करिए। संख्या को एक तरफ ले जाइए, 3, 8.5, 8.5, और क्या है, 2 है, 2, और 1.6, 1.6। अब 10 की घातों को एक तरफ करिए भाई, 10 की घात यहाँ पर है 28, ऊपर ले जाना है हमेशा, नीचे नहीं, 10 की घातें नीचे तो ऊपर लेकर आइए, ओके। और एक साथ जोड़ घटा दीजिए जो भी हो रहा है, तो 10 की घातें नीचे क्या है, प्लस में 28 है, ऊपर आएगा 10 की घातें माइनस का 28 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर नीचे है माइनस का 6, ऊपर आएगा प्लस का 6 हो जाएगा, बटे में है माइनस का 19, ऊपर आएगा तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा, ठीक है। 10 की घातें एक तरफ, संख्या एक तरफ, तो इसको बस आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। नीचे सबको गुणा करिए आप सभी, एंड फिर 3 से भाग लगा दीजिए, आपका VD क्या मिलेगा, फिर VD बराबर हो जाएगा, ऊपर में है हमारा 3 और 8.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 17 बनेगा, फिर 17 का गुणा 1.6 में करिए तो करते हैं, 17 छक्का 102 का 2 लिख दिया और कैरी 10, फिर 17 एकम 17 10, कितना हुआ, 17 10 हो जाएगा 27, ठीक है। और 1 दशमलव बाद, 1 अंक बाद दशमलव लगा दिए हमने। अब देखिए इसको डिवाइड करना है आपको, और यहाँ पर घाते जोड़ घटा दीजिए तो
माइनस का 28 है, प्लस का 6 कितना हुआ, माइनस का 22 हुआ, फिर माइनस के 22 में प्लस 19 करेंगे तो कितना बचेगा, 10 के घाते माइनस का 3 आपका बचेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे ना। आइए आपको इजी तरीके से ये भी बताते हैं। ये देखिए माइनस का 28 है, प्लस का 6 है, ये क्या बन गया आपका, माइनस का 22 हो गया। अब फिर प्लस 19 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मतलब कि माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। और 22 को घटाएंगे 19 में से -3 आएगा, वही हमने लिख दिया पूरा कैलकुलेशन। अब बस इसको डिवाइड करना है आपका। आइए डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो हमें VD का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आपका 0.1 फिर 1 लगभग इतना आपका डिवाइड करने पर आएगा, और 10 के घाते माइनस का 3 ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये VD का मान हमने पहले निकाला। ध्यान दीजिएगा, ये क्या निकला हमारा, VD का निकला मान। अब हमें चाहिए था समय, तो यहाँ से इसके आगे हम बता रहे क्या करना है आपको, तब लिखना है, लिखेंगे तब समय बराबर हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स तय दूरी, जितना भी दूरी तय कर रहा है इलेक्ट्रॉन वह, और ये अनुगमन वेग। दूरी जो तय कर रहा है वो 3 है आपका, और अनुगमन वेग हमने निकाला इतना है 0.11 इंटू 10 की घाते माइनस का 3। ठीक है, फिर वही करेंगे, 10 की घाते -3 को ऊपर लेकर आएंगे तो 10 के घाते प्लस का 3 हो जाएगा, एंड 0.11 को भाग करिए भाई, तो भाग करेंगे तो हमारा ये अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड करने पर 3 को डिवाइड करना है हमें, 3 को डिवाइड करना है हमें 0.11 से, तो पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर, फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 2 नहीं 22, 8 11 7 77, फिर 10 लगाएंगे, फिर 2 बार में जाएगा, फिर 7 बार में, तो 27.27 कुछ आएगा, 27 ना लिखकर इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, सेकंड में आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का इतना समय लगेगा इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में। ठीक है, कुछ नहीं है सवाल में। सबसे पहले तो अनुगमन वेग आपने निकालना था, जो कि आपको पहले क्वेश्चन से सीखा। फिर उसके बाद समय निकालना है, तो भाई जो दूरी तय कर रहा है यहाँ से यहाँ तक 3, और जो अनुगमन वेग है उससे डिवाइड कर दीजिए तो समय मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन हार्ड था नहीं, लेकिन हार्डनेस कहाँ होती है स्टूडेंट्स को, कैलकुलेशन में, जो कि हमने समय लेकर आपको एक एक कैलकुलेशन कराया है। ठीक है, तो इस बात पे लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने मित्र यारों को वीडियो को शेयर भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, थर्ड हमारा बेहतरीन सवाल आपके सामने, 2 सवाल नहीं है, एक तरह का और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है स्टूडेंट्स, वो भी आपको बताते। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन 2 क्वेश्चन को पहले समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने सिंपली कि एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है स्टूडेंट्स ये, और इलेक्ट्रॉन घनत्व भी आपको दिया है, और आपसे कहा है विद्युत धारा यदि इतना है तो ज्ञात करें। पहला धारा घनत्व, दूसरा अनुगमन वेग। अरे भाई फिर अनुगमन वेग, ये तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते कि आप ही निकाल लोगे। चलिए हम धारा घनत्व आपको निकाल कर बताते हैं। धारा घनत्व क्या है, और सबसे पहले जो दिया है वो लिख देते हैं, यही हमारी दायित्व तो बनता है कि जो दिया है पहले वो तो लिखते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया दिया है 1 × 10 के घाते -2 मीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। एंड इलेक्ट्रॉन घनत्व आपको दिया है ना, मतलब कि n जो कि है 2 × 10 के घाते 25 पर मीटर क्यूब। क्लियर। एंड आपको देखो विद्युत धारा दिया है, करंट बोले तो I, ठीक है, 3.2 एम्पियर। और आपसे पूछा है धारा घनत्व, सबसे पहला हमसे पूछा है धारा घनत्व, बस फॉर्मूला लगाना है जो कि हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में। धारा घनत्व क्या होता है, करंट, विद्युत धारा कितना क्षेत्रफल में से गुजर रहा है, एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली दोस्तों किसी चालक में विद्युत धारा क्या होती है, धारा घनत्व कहलाती है। लीजिए परिभाषा भी आपको हमने बता दिया। अब क्या चाहिए, आप तो आप निकाल लीजिए धारा घनत्व, जिसको J से दिखाते हैं, ये हो जाएगा I, मतलब कि 3.2, क्षेत्रफल है दोस्तों कितना है 10 के घाते -2। ठीक है, डिवाइड करेंगे भाई, 10 की घाते ऊपर डायरेक्ट आ जाएगा आपका
प्लस कट में हो जाएगा 2 माइनस से, ठीक है। एंड मात्रक इसका लिखना जरूरी है। करंट का होता है दोस्तों एम्पियर, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, जो कि बटे में है तो पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे आप। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए, एंड अनुगमन वेग आप कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला लगा दोगे जो हम जानते हैं, लिखोगे हम जानते हैं एक मंत्र आई बराबर ना वेद ई। मुझे सच में ये मंत्र रखता है क्योंकि मंत्र में वेद पुराण आते हैं ना, तो ना वेद ई है ना वेद। चलिए, एंड यहाँ से अनुगमन वेग बराबर हो जाएगा आई बटे में एन ए ई, और इसमें हर एक चीज़ का मान हमें पता है। आई भी पता है 3.2, एन भी पता है हमें ये है, ए भी आपका पता है, और ई आपका जो है वो तो 1.6 इंटू 10 के घाते माइनस का 19 होता है, ठीक है। तो ये सब रख के आप इसको सॉल्व करिएगा। समझ लीजिए आपका होमवर्क है। देखिए, हमने 2 सवाल आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाएं, तो आपसे मेरा भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन को अभी रुक कर सॉल्व जरूर करिएगा, आंसर लेकर आइएगा, ठीक है। चलिए, सारे मान हैं, ठीक है, सॉल्व करिएगा। एंड जो तीसरा तरह का सवाल जो हम आपसे कह रहे थे, इसमें पूछा जाता है वो क्वेश्चन है गतिशीलता निकालिए। गतिशीलता का मान आपसे पूछा जाता है, गतिशीलता, ठीक है। गतिशीलता ज्ञात करें, गतिशीलता ज्ञात करें यदि वैद्युत क्षेत्र का मान आपको देता है, मान लीजिए 2 न्यूटन पर कूलाम आपका वैद्युत क्षेत्र है, तब गतिशीलता का मान निकालिए। कुछ नहीं है, गतिशीलता, धारा घनत्व सब आपका आसान है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ से गतिशीलता हम निकालते हैं। गतिशीलता आपको दिखाते हैं हम इससे दोस्तों, म्यू से दिखाते हैं हम सभी, ठीक है। चलिए, एंड ये आपका बराबर होता है अनुगमन वेग बटे में वैद्युत क्षेत्र के। हमने आपको फॉर्मूले में भी सब बता ही दिया है, तो आपको अब आसानी लग रहा होगा। यहाँ से अनुगमन वेग तो आप यहाँ से निकाल लोगे भाई, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अनुगमन वेग तो हमारा आ जाएगा ना सॉल्व करने पर। फिर यहाँ पर रखेंगे वैद्युत क्षेत्र आपका 2 है दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी आप उड़ा देंगे, ठीक है। तो अभी कॉपी पेन लेकर उड़ा दीजिए इस सवाल को, ठीक है। चलिए, आपने इस सवाल को सॉल्व कर लिया है, आंसर आ चुका है, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पैटर्न की क्वेश्चन की तरफ, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले भाई, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न एवं इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो आप सोच रहे होंगे सर एक बार फिर आपने लाइन क्यों खींच दिया, कारण वही है। अब एक बार हमने खींचा था जब केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 3 करा रहे थे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करा रहे थे, तो उसमें एक बार इसी तरह टेक्निक किया था। तो उसमें क्या कारण था कि सवाल सेम था, बस वैल्यू का डिफरेंस था। तो इसमें भी सेम वही है स्ट्रेंथ कि 2 सवाल एक ही तरह के हैं और हर साल 1-2 बार पूछे जाते हैं। ये सवाल 2024 का है, यह पिछले सालों में कभी पूछा गया था, ठीक है। और ट्रेंड बन गया अब इस तरह के सवाल ऑब्जेक्टिव में भी कभी पूछ देता है 1 नंबर में, कभी डायरेक्ट सॉल्व करने के न्यूमेरिकल आ जाता है। देखो 2024 में न्यूमेरिकल आया था 2-3 नंबर का सवाल, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको टेंशन नहीं लेना है, बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं पहले, और सवाल पहले पढ़ लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन देखो यहाँ पर है कि एक चालक का प्रतिरोध 8 ओम है, अगर यह 2 गुना लंबाई तक खींचा जाता है, ठीक है। चालक का प्रतिरोध इतना है, इस तरीके से आपका कोई चालक है, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका प्रतिरोध है आपका 8 ओम, ठीक है। अब क्या किया गया, इस तार को दोस्तों खींचकर, यह तार 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है। अगर इसकी लंबाई आपकी L है ना, तो इस तार को खींचकर हमने इसकी लंबाई क्या कर दी, 2 गुनी कर दी इस तरीके से। अब जो चालक तार की लंबाई है वो 2 गुनी हो गई 2L, ठीक है। तब इस तार का प्रतिरोध भी बदल जाएगा कि प्रतिरोध दोस्तों आपका लंबाई पर निर्भर करता है ना, और क्षेत्रफल के ये वित्त का अनुपाती होता है। तो यहाँ पर लंबाई बदला तो प्रतिरोध भी बदलेगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ओके। यही पूछ रहा है कि यहाँ पर नया प्रतिरोध क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है ये भी समझिए। इस क्वेश्चन में है कि तार का प्रतिरोध 16 ओम है। डैट मीन्स अगर आपका इस तरीके से तार है, इसका जो प्रतिरोध कहा है कि कितना है, 16 ओम है, ये हमने लिख दिया। इसे पिघलाकर इसके आधी लंबाई का नया तार खींचा जाता है। अब देखिए, इसमें दुगना कर दिया गया था, इसकी लंबाई को क्या किया जा रहा है, आधा किया जा रहा है, ये गौर करिए, ठीक है। तो अगर इसकी लंबाई L है तो अब क्या किया जा रहा है, इसकी लंबाई को
स्टूडेंट्स अब आधा कर दिया जा रहा है L/2। तो बताओ नया प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बस मेरी बात को ध्यान रखिएगा जो आपको हम बताने वाले हैं। अगर तार की लंबाई, नोट करिए इस बात को जो हम लिखवाने जा रहे हैं, इसको मान लीजिए कॉन्सेप्ट इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगर दोस्तों तार की जो लंबाई है वह n गुनी की जाए, सवाल में अगर हमेशा याद रखिए, अगर तार की लंबाई क्वेश्चन में कहा कि n गुनी हो गई तो आपका जो प्रतिरोध है नया वाला वह क्या हो जाएगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा दोस्तों पुराने वाले का। ठीक है, यही आपको याद रखना है, कुछ भी इसमें सॉल्व करने नहीं जाना है। 1-2 नंबर के लिए क्या ही आप सॉल्व करने जाओगे, लंबा चला जाएगा, फिर क्या पता चला 1-2 नंबर पे आप उलझ जाओगे और बाकी कैंडिडेट्स इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट ये आप समझ गए ना कि अगर तार की लंबाई को हम n गुना कर दें तो जो प्रतिरोध है वह n स्क्वायर गुना हो जाएगा पुराने वाले का। बस यहाँ पर अब बता दीजिए नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, n r न्यू क्या हो जाएगा आप बताइए। ये दोस्तों n स्क्वायर गुना हो जाएगा, इनकी लंबाई को दोस्तों हमने क्या किया, 2 गुना किया यहाँ पर, तो जो प्रतिरोध है वह 2 का स्क्वायर गुना हो जाएगा पुराने वाला है हमारा 8 ओम, 8 यानी कि 8 चौका 32 ओम हो जाएगा नया वाला प्रतिरोध। बस इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका देख रहे हो ना आधा हो जा रहा है, दुगना नहीं, मतलब कि 1/2 गुना हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने n का वैल्यू पहचान लिया 1/2, तो यहाँ पर r न्यू क्या हो जाएगा, r न्यू हो जाएगा n स्क्वायर गुना पुराने वाले का 16 है, जो कि सॉल्व करिए हो जाएगा 16/2 का स्क्वायर 4, जो कि भाग करने पर आएगा 4 ओम। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी फंसेगा 1 नंबर में, तो इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा। सवाल में आएगा तो आप अच्छे से बनाइएगा, डायग्राम लिखिएगा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट कि अगर तार की लंबाई n गुना हो जाए तो उसका नया प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। तो ये सॉल्व कर दीजिए यहाँ से, सॉल्यूशन फिनिश, टाटा बाय बाय। सवाल उड़ाने के लिए बस ये काफ़ी है। ठीक है, जो कि हमने आपको बताया। चलिए अब पढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। सो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने हमारे आज का क्वेश्चन नंबर 6। अगर इन सारे क्वेश्चंस को आप ईमानदारी से कर रहे हो तो एग्जाम में आपके दिल से बोल रहे हैं, मेहनत है इसलिए, चीज़ों को रिसर्च किया है इसलिए बोल रहे हैं, एग्जाम में आपकी जीत फिक्स। ठीक है, ये बस वीडियो खत्म होने वाली है। इस क्वेश्चन के बाद एक सवाल और देखेंगे जो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फिर क्या चैप्टर के सारे अंकीय प्रश्न खत्म नहीं, बचे हैं अभी और भी अंकीय प्रश्न हैं जो कि हम पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। किरचॉफ के नियम से जो पूछे गए सवाल है वो मेनली उस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं कि सर्किट बना देगा, पूछेगा कि इस वाले प्रतिरोध में से कितना करंट जा रहा है, तो उन सारे सवाल को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट नंबर 2 में। तो पार्ट नंबर 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो पार्ट नंबर 2 जल्द ही आएगी स्टूडेंट्स। आइए पार्ट नंबर 1 तो पहले खत्म करते हैं। 6 क्वेश्चन है इसका दोस्तों पार्ट नंबर 1 का, कि समान लंबाई के तांबे के 2 तारों का व्यास का अनुपात 1:2 है, उनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा क्या। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझिए पहले। क्वेश्चन में कहा है कि समान लंबाई के स्टूडेंट तांबे के 2 तार हैं, यानी कि 2 तार हैं स्टूडेंट्स, दोनों समान लंबाई के हैं और उनके व्यासों का अनुपात इतना है। तो हमसे पूछा है कि प्रतिरोधों का क्या अनुपात होगा, यही सवाल है आपका। आइए करते हैं। मान लीजिए दोस्तों 2 आपका तार हम बना रहे हैं ना, एक ये तार हो गया आपका, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड एक तार हम ये बना दे रहे हैं। क्लियर, 2 तार हमने ड्रॉ कर दिया। मान लीजिए दोस्तों इस वाले तार की लंबाई L है, तो समान लंबाई है ना, तो इसका भी L होगा। ओके, एंड कहा है कि उनके तारों के व्यासों का अनुपात दिया है, मतलब कि अगर इस वाले तार का व्यास D1 मान लें और इस वाले तार का व्यास D2 मान लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, और भी मान लेते हैं, सारा जो भी मानना है यही मान लेते हैं, बाद में दिक्कत ही ना हो। और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लीजिए A1 है और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है, क्योंकि ये सब दिया नहीं है तो हमें मानना पड़ेगा। प्रतिरोध में यही ना होता है ρ L/A, तो A हमें मानना पड़ेगा क्षेत्रफल। ठीक है, सो
अनुपात हमें दिया है ना, तो अब दोस्तों सॉल्यूशन शुरू होगा, क्योंकि अब लिखने वाली चीज़ें हैं जो सवाल में दिए। हमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि इन व्यासों का अनुपात कितना है, 1:2 है, मतलब कि D1 बटे में D2 ये कितना है, 1/2 है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये पहला पॉइंट जो हमें क्वेश्चन में दिया है। ओके, लिख दिया हमने, आपको भी लिख लेना है जो भी सवाल में चीज़ें दी हों। अब हमसे पूछा क्या है स्टूडेंट्स, हमसे पूछा है कि आप बता दो भाई साहब कि R1/R2 क्या होगा। ठीक है, मतलब कि इस वाले तार का प्रतिरोध एवं इस वाले तार का प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, ये हमें आप बता दीजिए। ठीक है, बताते हैं, सब्र करिए। ये प्रतिरोध क्या होता है, पहले प्रतिरोध होता है ρL/A, तो दोनों का लिखते हैं भाई। जब पता है आपको तो वेट क्यों कर रहे हो, पहले तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ρL की लंबाई कितनी है L, क्षेत्रफल कितना है A1। उसके बाद दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा, इसमें भी वही होगा, लंबाई कितनी है L, क्षेत्रफल कितना है A2। हो गया। अब काटने वाली चीज़ें काट दीजिए, से रो गया, L से L गया, बचा क्या दोस्तों आपका, बचा है आपका ये देखो बटे में A1 है, बटे में A1 था तो बटे में A1 कर देते हैं, और A2 कहाँ है, बटे के भी बटे में है, तो जो बटे के बटे में होता है वो आपका ऊपर आ जाता है फाइनली, तो A2 आपका यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, चलिए, तो ये प्रतिरोधों का अनुपात क्या है, A2 बटे में A1 है, बस आ ही चुका है। बस हमें A2 और A1 पता चल जाए तो प्रतिरोधों का अनुपात मिल जाएगा, तो इसी को ही निकालने पे फोकस करेंगे। ये क्या है, क्षेत्रफल है इस वृत्त का, इस सर्कल का, जो तार के ऊपरी भाग में है, तार के ऊपरी भाग में यही सर्कल का क्षेत्रफल ही है। और क्षेत्रफल क्या होता है सर्कल का, πr² होता है ना, तो πr² करके निकालते हैं ना क्षेत्रफल, निकालते हैं तो जब हमें पता है फॉर्मूला कि वृत्त के ये सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। पाई दूसरे का क्षेत्रफल लिख रहे हैं हम, तो पाई दूसरे की त्रिज्या। अरे भाई अब त्रिज्या ही नहीं पता, हमें पता है आपको, जरा माइंड लगाइए, आपको दिया क्या है, ये त्रिज्या नहीं दिया है आपको, व्यास दिया है ना, व्यास दिया है ना, तो त्रिज्या नहीं पता कर लेंगे आप सभी। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा जरूर होगा पिछले जन्म में, याद करिए, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। सो D2 का आधा करिए ना, पेन को हाथ में लिए तो तुरंत आधा करिए, ये त्रिज्या हुआ और इसका स्क्वायर करना है, ये लिख दिया हमने क्षेत्रफल। इस तरह इसका A1 मतलब कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, व्यास का आधा, और स्क्वायर त्रिज्या का हो गया आपका। अब देखिए फिर से कट रही चीज़ें, काटिए फटाफट, गया। और क्या बचा, और क्या बचा, ये R1 बटे में R2 आपका क्या मिला दोस्तों, D2 का स्क्वायर बटे में 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर बटे में D1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 4 से 4 गया आपका, क्या बचा, ये चीज़ किसके बराबर हो गया, ये चीज़ केवल D2 बटे में D1 के स्क्वायर के बराबर हो गया, और यही चीज़ आप लिख नहीं सकते हो, D2 बटे में D1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम सब सिंपली। चलिए अब आंसर आपका आ चुका है, ये देखिए आपने, आपको सवाल में पहले ही दिया था कि व्यासों का अनुपात 1/2 है, यानी कि D1 बटे में D2 1/2 है। चाहिए कि आपको D2 बटे में D1, मतलब कि आपको तो ये चाहिए ना, D1 बटे D2 नहीं, D2 बटे D1 चाहिए, तो ये चीज़ किसके बराबर होगा, इसका उल्टा हुआ तो इसका भी उल्टा हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो ये मान हो जाएगा 2/1, तो यहाँ पर आप रखेंगे 2/1 का स्क्वायर, जो कि करने पर आपको मिलेगा 4:1। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमें आंसर चाहिए था प्रतिरोधों का अनुपात, यानी कि R1:R2 ये कितना है दोस्तों, 4:1 है, 4:1 है। सो ये आपका दोस्तों हो गया बिल्कुल सटीक उत्तर इस क्वेश्चन का, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करा दिया स्टेप बाय स्टेप। एग्जामिनर एक भी नंबर आपका नहीं काट सकता, एक नंबर पढ़ा जरूर देगा। ओके, सो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। एंड अब हम देखेंगे इस वीडियो का लास्ट फाइनल क्वेश्चन नंबर 7 2024 का। तो जी हाँ, ये रहा आपके सामने 2024 का लास्ट एंड 7th क्वेश्चन इस वीडियो का, जिसका मुझे भी बहुत इंतजार था कि जब मैंने आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध पढ़ाया था, विद्युत वाहक बल को हमने समझा था, तो उसमें हमने आपसे कहा था कि न्यूमेरिकल इससे पूछे गए हैं, एक नहीं 2 पूछे गए हैं 2024 में ही। ठीक है, और उसके पिछले साल तो पूछा ही मत। ठीक है, तो 2024 का एक हमने लिया है क्वेश्चन, देखिए पढ़िए।
विद्युत वाहक बल, देखिए शॉर्ट में लिखा है विद्युत वाहक बल की सेल है 3.9 ओम की ब्राहा प्रतिरोध से जुड़ी है, परिपथ में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या है, ये आपसे पूछा है। अच्छा समझिए आपने कुछ, आइए आप इसको पूरा समझ के खत्म करते, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए, एक आपका सेल है 2 वोल्ट का, तो आप सेल बनाइए पहले तो 2 वोल्ट का सेल बना दिया। सेल का दोस्तों क्या होता है, अपना एक उसके अंदर में आयनों द्वारा एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है जिसको सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। तो वो आंतरिक प्रतिरोध इसी के साथ इस तरह बना के हम दिखा देते हैं, तो ये सेल का क्या है दोस्तों, आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, ये सेल है 2 वोल्ट का और ये उसका आंतरिक प्रतिरोध है, एक साथ हम दिखाते हैं। अब इसी सेल को दोस्तों 3.9 ओम के ब्राहा प्रतिरोध से जुड़ी है, कितना 3.9 ओम के ब्राहा प्रतिरोध से जुड़ा है, यानी कि बाहर से एक प्रतिरोध है कितना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3.9 और इसी से दोस्तों यह परिपथ या सेल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने देखो सर्किट बना दिया, पूरा परिपथ हमने बना दिया, समझ गए आप सभी। अब आगे पढ़िए, आगे कहा है कि परिपथ में 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि इस परिपथ में दोस्तों करंट बह रहा है कितना एम्पियर का, 0.5 एम्पियर का करंट जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ओके। एंड अब हमसे पूछा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, ये आप हमें बताइए। अब आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो दिया है, जो चीज़ें वो लिख देते हैं। दिया है परिपथ में दोस्तों जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, और ये जो है दोस्तों ब्राहा प्रतिरोध कितना है, ब्राहा प्रतिरोध जिसको हम कैपिटल आर से दिखा देते हैं, ये कितना है 3.9 ओम है। ठीक है, एंड ये स्मॉल क्या है दोस्तों, आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है आपका। ठीक है, अब हमसे पूछा यही स्मॉल आर बताइए, ये मान बताइए। ठीक है, तो आइए हम लिखेंगे यहाँ पर, एक बिंदु ये लेंगे और एक बिंदु ये लेंगे, इसको मान लीजिए बिंदु नंबर ए और बिंदु नंबर बी। ठीक है, और इन दोनों बिंदु अगर हमने लिया है तो यहाँ पर आप लिखेंगे हम जानते हैं कि ए और बी के बीच का विभव, ए और बी के बीच का जो विभव होगा वह बराबर होगा E माइनस करेंट टू में ये स्मॉल आर। दोस्तों ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था जब हमने टॉपिक्स पढ़ा था इस चैप्टर में, सेल का आंतरिक प्रतिरोध समझा था, उसके बाद विद्युत वाहक बल हमने पढ़ाया था। नहीं पढ़ाया तो सर्च करिए विद्युत वाहक बल, एजुकेशन शास्त्र वीडियो मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, फील किया था हमने टॉपिक को, आप जरूर देखिएगा नहीं देखा है तो। ठीक है, और ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि इसको याद कर लीजिएगा, जहाँ पर भी आंतरिक प्रतिरोध वाला सिचुएशन आए ना, ये फॉर्मूला काम देता है। सीरो के बीच का विभव बराबर होता है विद्युत वाहक बल सेल की माइनस का ये करंट जो बह रहा है I इंटू में इसका प्रतिरोध आंतरिक वाला R इसके। ठीक है, अभी भी याद कर लीजिए अगर आपको नहीं याद है, शुरुआत में भी हमने बताया फॉर्मूले वगैरह जब हमने आपको याद कराया स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आइए सब सॉल्व करते हैं। E आपका 2 है, करंट आपका 0.5 है, और ये स्मॉल r तो हमें दोस्तों चाहिए, निकालना है हमें, और ये विभव इन दोनों के बीच का दोस्तों दिया है सवाल में। अरे ला, विभव तो दिया ही नहीं है, तो क्या करें, दिमाग लगाना है, अब दिमाग लगाना है। विभव कैसे आएगा, विभवांतर, सिरों के बीच का विभवांतर कैसे हम निकालें, कोई एक तरीका है? जी हाँ, भगवान ही आप इसको बताएंगे, ओम का नियम लगाएंगे हम। ठीक है, ओम का नियम, फिजिक्स में ओम ही समझ लीजिए पूरे विद्युत धारा में जनक करता है। ठीक है, विभवांतर क्या होता है ओम के नियम के अनुसार, ये होता है I R के। ठीक है, और I हमें पता है, जी हाँ पता है, R भी हमें पता है दोस्तों, जो है ये करंट, जो ये ब्राहा प्रतिरोध है, ये कैपिटल R। ठीक है, तो अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं यहाँ से, ताकि आप क्लियरली दिखिए हर एक चीज़। करंट कितना है दोस्तों 0.5 फिर, और ये ब्राहा प्रतिरोध है 3.9। ठीक है, अब ये बराबर है 2 माइनस का 0.5 इंटू R, 2 माइनस का 0.5 इंटू में R।
ठीक है। यहाँ से एक समीकरण बन गया जिसमें से आपको r का मान निकालना है, जो कि आप निकाल ही लोगे। आप सभी नहीं निकाल पाओगे, देखिए कैलकुलेशन करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। 5 9 45 कैरी 4, 5 1 15 4 19, एक अंक बाद दशमलव, फिर एक अंक बाद मतलब कि दो अंक बाद दशमलव आप लगा दीजिए, ठीक है। फिर बराबर में 2 माइनस का 0.5 r, ठीक है। अब दोस्तों क्या करिए, माइनस का 0.5 r को इधर ले आइए और इसको उधर ले जाकर घटा दीजिए, ठीक है। तो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 0.5 r होगा, ठीक है। बराबर में 2, अब इस चीज़ को इधर ले जाके 2 में से घटा दीजिए, माइनस का 1.95 माइनस करेंगे दोस्तों तो 0.5 r बराबर हो जाएगा 0.05 के, ठीक है, घटाने पर ये आएगा। फिर लास्ट एंड फाइनल स्टेप करेंगे ये r का मान निकालने के लिए। तो यहाँ से दोस्तों आगे जब आप करोगे ये r का मान निकालने के लिए, तो ये जो r का मान है वह 0.05 बटे में 0.5 को डिवाइड कर देंगे तो r का मान आपका दोस्तों कितना मिल जाएगा, GS 0.1 ओम आंतरिक प्रतिरोध। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था, बस चीज़ों आपको नहीं पता होती इसलिए आप नहीं सॉल्व कर पाते। अगर आपने हर एक वीडियो को देखा है हमारे चैप्टर से रिलेटेड तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, चाहे 2024 का हो चाहे अगले साल 2025 या 26 का ही क्यों ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के इस पार्ट 1 वीडियो को इतना ही रखते हैं। होमवर्क शीट भी आपको देना था लेकिन अभी पूरा क्वेश्चन ही कहाँ किया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे आप सभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। एंड भले ही आप सब्सक्राइब ना करें लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई। सब्सक्राइब अगर आपको लगे चैनल हेल्पफुल है तभी करिएगा, शेयर प्लीज़ जरूर करिएगा किसी भी एक स्टूडेंट्स को जो क्लास 12th में है, जिसको यह वीडियो की ज़रूरत है, हेल्पफुल है जिसके लिए, ठीक है, ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलिए जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर छोड़ दीजिएगा ताकि हम पता तो चले कि मेहनत हमारी कैसी लगी, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, समझ में आया कि नहीं। तो कमेंट जरूर करके जाइएगा एक, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही पार्ट नंबर 2 में, देखना मत भूलिएगा। हंसते रहे, खुश रहे एंड आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।